नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनावी शोर शनिवार की आधी रात से थम गया है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग मतदान की व्यवस्थाओं में जुट गया है। निकायों में सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कुल 385 निकायों में 1393 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके भाग्य का फैसला 8 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा 23 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश के 15 निकायों में आम चुनाव और 15 निकायों के 15 वार्डों में उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आयोग ने 17 वार्डों में उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। बेमेतरा की देवकर नगर पंचायत के वार्ड 7 में एक ही प्रत्याशी के नामांकन की वजह से वहां निर्विरोध चुनाव हो चुका है। वहां 3 लोगों ने नामांकन जमा किया था, 2 ने नाम वापस ले लिया था। मतदान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में वोटर सर्च की सुविधा भी दी गई है। इसके जरिए मतदाता अपना नाम देखकर साथ ही फोटोयुक्त मतदाता पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बलिया जिले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता के समक्ष भाजपा के विकास मॉडल को जहां सामने रखा, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आजादी थाली में नहीं मिली थी। कांग्रेस ने आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया। आजादी के नायक मंगल पांडे, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया। जनसभा में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आजादी के नायकों के नाम पर दीप भी नहीं जलाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को असफाकुल्ला खान को गोरखपुर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बलिया और आसपास के बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, और जब वे फांसी के फंदे पे चढ़ने जाते थे तो डर से उनकी टांगें नहीं कांपा करती थी, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के घोष निकलते थे, और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस और दूसरे लोगों ने तो आजादी का इतिहास तक गलत पढ़ाया। जब आजादी का इतिहास पढ़ाया गया तो केवल एक बात पढ़ाई गई, हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो भूल गए उनको, मंगल पांडे को, चित्र पांडे को, अमर शहीद कुंवर सिंह को, तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को, लाला हरदयाल को, खुदीराम बोस को, अमर शहीद उधम सिंह को, अशफाकुल्ला खान को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। मैं आज प्रणाम करता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनने कहा मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आजादी 75वां वर्ष आजादी का, आजादी को उत्सव के रूप में मना के इन अमर क्रांतिकारियों को याद किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने याद किया। मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। अभी स्वतंत्र देव जी बोल रहे थे, याद करो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले उत्तर प्रदेश की दशा क्या थी। चारों तरफ गुंडों का राज्य था। सपा के राज्य में हमने गोलियों से भूनते हुए इन गुंडों और बदमाशों को देखा है, जिनके नाम अभी स्वतंत्र देव सिंह ले रहे थे। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो नहाना पड़ेगा वो, और सर्दी बहुत है, मैं नहाने के मूड में अभी नहीं। ये गुंडे बदमाश अपराधी जिनके डर से लोग थर थर कांपा करते थे, आज कहां है वो? कहां है आज?
अब वो जेल के बाहर भी नहीं आते, बैल नहीं रहते, कहते योगी की पुलिस है हमें जेल में ही रहने दो, हम जेलों में ही अच्छे हैं। योजनाएं मोदी प्लस योगी मतलब बेटियों को निःशुल्क शिक्षा, मोदी प्लस योगी मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 40 लाख माताएं लाभान्वित, मोदी प्लस योगी मतलब 4.5 लाख युवाओं को नौकरी, जिसमें एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। धन्नू पन्नू लल्ला कल्ला मन्नू के बेटा बेटी चुन के आ गए सरकारी सेवाओं में। मोदी प्लस योगी मतलब 3.5 लाख युवाओं को संविदा पर नौकरी दी गई, और मोदी प्लस योगी मतलब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण। जरा बताना मुझे ईमानदारी से भैया वालों, अगर मोदी और योगी नहीं होते तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाता है? अरे जोर से बताओ, बन जाता क्या? कश्मीर से धारा 370 हट जाती क्या? 3 तलाक खत्म हो पाता क्या? शिवराज सिंह चौहान रविवार को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और इसी के साथ इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और वहीं उन्होंने कहा कि आजादी थाली में नहीं मिली थी, कांग्रेस ने आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया। आजादी के नायकों को कांग्रेस ने भुला दिया और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने कभी आजादी के नायकों के नाम पर दीप भी नहीं जलाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट के लिए पिछड़ों की बात और शीर्ष अदालत में पिछड़ों से घात करना कांग्रेस का असली चरित्र है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अमेठी से पलायन करने वाले राहुल गांधी जी को पहले अमेठी में क्षमा यात्रा निकालकर उत्तर भारत को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। घंटे में ट्वीटनाथ जी का एक शब्द भी इस ओबीसी के बारे में नहीं निकला है। अब ये इससे इनकी मानसिकता समझ में आती है। बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार ट्वीट करने वाले 24 घंटे में एक शब्द नहीं आया। दोहरा चरित्र कांग्रेस का इसी से उजागर हो गया है। वोटों की खातिर पिछड़ों की बात करने वाले और शीर्ष अदालत में पिछड़ों से घात करने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, जो अब प्रमाणित हो गया है। इनका तो वैसे भी चरित्र तभी समझ में आ गया था जब उन्होंने आदरणीय अरुण यादव जी को दरकिनार किया था। अब शीर्ष अदालत के अंदर कांग्रेस के सांसद के द्वारा पैरवी करना स्पष्ट हो गया है कि ये पिछड़ों से घात कर रहे हैं। उनने एक तुकबंदी की है। उस तुकबंदी को मैं ऐसे कह सकता हूं कि मुट्ठी भर है, डरपोक है, असत्य की राह पर चल रहे हैं, सावधान रहना, ये सब देश तोड़ने वालों की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो उन्हें अमेठी में जाके एक क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए और माफी पत्र जारी करना चाहिए, जिस तरह से वो अमेठी को छोड़कर गए थे और उन्होंने पहले वहां को समझदार बताया था। अब लौट के फिर वहीं आ गए। माफीनामा उन्हें अमेठी की जनता। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कल से विधानसभा का महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में प्रदेश सरकार सदन में लोक और निजी संपत्ति को नुकसान निवारक, इसी के साथ नुकसान की वसूली अधिनियम समेत कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है। सत्र चलाने के लिए सहमत है। एक विषय अध्यक्ष जी ने ठीक दिया था कि जो प्रश्न लिखित में होता है और उत्तर जिसका लिखित में आता है, उन दोनों को न पढ़ा जाए। उतने समय को सीधा हम पूरक प्रश्न पूछकर कर। नरोत्तम मिश्रा ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, विधानसभा के शीत सत्र के सिलसिले में हुई सर्वदलीय बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई। अध्यक्ष ने एक विषय रखा कि ऐसे प्रश्न और उत्तर जो लिखित में आते हैं उनको ना पढ़ा जाए, ऐसा करने से समय की बचत होगी। पर विधेयक इस सत्र में आ रहा है जो वसूली विधेयक है हमारा। जो लोग प्रदर्शन के दौरान में आगजनी की घटनाएं, पत्थरबाजी की घटनाएं करते हैं, उनके खिलाफ ये विधेयक है। ट्रिब्यूनल बनेगा जिसे न्याय अधिकार प्राप्त होंगे, वसूली के अधिकार प्राप्त होंगे। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से पहले भी कर चुका था कि जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं के निकाले जाएंगे।
सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे, अनुपूरक बजट भी पास होगा, प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से आएंगे। 5 विधेयक अभी तक आ गए हैं, टेबल हुए हैं और स्थगन। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवा अधिकार रैली के तहत एनसीपी ने रैली और जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। एनसीपी ने अभी से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज युवा अधिकार रैली, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने पूरे देश में एक बड़ा युवा आंदोलन खड़ा करने का राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने फैसला किया है और मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश इंदौर से हम कर रहे हैं। जिस तरीके से भी हाल ही में देखा है कि किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ, कैसे इस जिद्दी हट्टी सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। मुझे लगता है कि अब युवाओं के साथ जो सबसे बड़ा धोखा इस देश में हुआ है, अब उसके लिए आवाज़ उठाने का, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का समय आ गया है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने इंदौर से ये पूरी कोशिश करी है और आने वाले समय में हम 1000 जनसभाओं लेंगे पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसमें हम युवाओं के मुद्दे पे, युवाओं के अधिकार के लिए हम लड़ने का पूरा काम कर लड़ेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमें पूरे देश में एक पवार साहब की नीतियों के साथ पूरे देश के युवा जुड़ते चले आ रहे हैं, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी हम युवाओं को आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में मौका देंगे। पढ़े लिखे सुशिक्षित चेहरों को हम मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट पे, लोकल चुनाव पे उतारेंगे, ताकि मध्य प्रदेश की जनता के लिए लोग काम कर सकें। एनसीपी क्या सीट शेयरिंग करेगी कांग्रेस से, जिस तरह से महाराष्ट्र में गठबंधन बना है, या इंडिविजुअल लड़ेगी? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय पवार साहब का हमेशा मानना है, ये सांप्रदायिक ताकतें जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, उसके लिए यदि हमारे साथ समवैचारिक संगठन अगर हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने दम पे मध्य प्रदेश में हर सीट पे लड़ने का काम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली धर्म संसद को कई संतों का समर्थन मिला है। धर्म संसद के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण, युवाओं के भविष्य के निर्माण पर चर्चा होगी। देश में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने और युवाओं के भविष्य की दिशा तय करने के साथ ही भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मुद्दे पर धर्म संसद में चर्चा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि धर्म संसद का आयोजन राजधानी के रावणभाटा में 25 और 26 दिसंबर को किया जा रहा है। यहाँ देश भर के साधु संतों को आमंत्रित करने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि धर्म संसद के माध्यम से भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, हिंदुओं को एकजुट करना, भारत में हिंदू बोर्ड का गठन करना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए धर्म संसद का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। इसके लिए आयोजन समिति ने देश भर के साधु संतों को आमंत्रित किया है। इसके साथ परिवार को भी आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 25 और 26 दिसंबर को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के कई साधु संत शामिल होने वाले हैं और इसके लिए तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी साधु संतों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। बता दें कि इस धर्म संसद के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने, युवाओं के भविष्य की दिशा तय करने के साथ ही भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि धर्म संसद का आयोजन राजधानी के रावणभाटा में 25 और 26 दिसंबर को किया जा रहा है, जहां देश भर के साधु संतों को आमंत्रित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि धर्म संसद के माध्यम से भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं और जिसमें देश भर के कई साधु संत शामिल होंगे। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक वितरणी फॉर्म 18 की तारीख बढ़ाई जाए। इसके साथ ही वेट पोर्टल भी दुरुस्त किया जाए। शनिवार को इस संबंध में वेट पोर्टल को दुरुस्त किए जाने और वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक वितरणी की तारीख 31 मार्च 2022 तक करने के लिए चैम्बर ने वाणिज्यिक कर मंत्री TS सिंहदेव को पत्र लिखा है। चैम्बर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि वेट पोर्टल की गति लगभग 15 दिनों से धीमी होने के साथ साथ अधिकतर बंद रहा है, जिसके कारण वेट की वार्षिक वितरणी दाखिल करने में रुकावट आ रही है। उन्होंने बताया कि पत्र में मांग की गई है कि जल्द से जल्द वेट के पोर्टल को दुरुस्त कर वर्ष 2017-18 की वार्षिक वितरणी को दाखिल करने की डेट को 31 मार्च 2022 किया जाए। छत्तीसगढ़ में रबी सीजन में किसानों को दिए जा रहे बीज, उर्वरक और पौध संरक्षण औषधि की गुणवत्ता की जांच का अभियान सभी जिलों में शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने इलाकों में लगातार नमूने ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। रबी सीजन में अब तक बीज के 39 नमूने और रासायनिक उर्वरक के 12 नमूने अमानक पाए गए हैं। इसके लिए बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। कृषि विभाग अफसरों ने बताया कि बीज के अब तक 744 नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। 664 की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है। इनमें से 39 अमानक पाए गए हैं। और इसी बीच में चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। घटनावां ना होण, उस ਲਈ मैं पूरे पंजाबियों ਨੂੰ अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनावां करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं संगतां नूं भी अपील करदा कि वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखण, गुरुद्वारियां का ध्यान रखण, मंदिरां का ध्यान रखण, धार्मिक थावां का ध्यान रखण ते आपसी सद्भावना ते प्यार ते अमन शांति बनाई रखण।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨੱਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ 100% ਹੋਣੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜੀ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विदेश से आए दंपति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये पिछले दिनों यूएई से वापस आया है। इधर 2 दिन के भीतर अमेरिका, जापान, फ्रांस, बांग्लादेश, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी से 19 लोग बिलासपुर पहुंचे हैं। इस प्रकार जिले में विदेशों से आने वालों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। ये सभी 193 लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में हैं। सभी को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग है और विदेश से पहुंचने वालों को लगातार निगरानी की जा रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनका RT-PCR कराया जा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। ओमिक्रॉन के दहशत के बीच विदेश से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश शासन के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बालाघाट प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाव और सुरक्षा के लिए की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री डंग ने जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान सबसे पहले वहां की पैथोलॉजी का निरीक्षण किया और वहां पर की जाने वाली जांचों की जानकारी ली। उन्होंने अंबेडकर भवन में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संचालित कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया और साथ ही टीकाकरण दल को निर्देशित किया कि टीकाकरण का कार्य सावधानी के साथ किया जाए और सभी पात्र लोगों को सुगमता से टीका लगाया जाना चाहिए। एमपी के शिवपुरी के देहात थाना पुलिस ने पोषण आहार बनाने वाले फैक्ट्री के एक सुपरवाइजर सहित 3 कर्मियों को पोषण आहार चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही पोषण आहार में भरी हुई बोरियां भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेडियम के पास स्थित पोषण आहार फैक्ट्री पर आरोपी नौकरी करते थे और रात में जब फैक्ट्री पर कोई नहीं होता था तो दलिया और अन्य पोषण आहार के बारे में बोरे बाउंड्री से पार कर बाजारों में बेचने का काम करते थे। वहीं पूछताछ कर रही पुलिस ने पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये लोग कितने दिनों से इस चोरी को अंजाम दे रहे हैं और चोरी किए गए माल को कहां पर खपाया जाता था। ये स्टेडियम के सामने एक पोषाहार के लिए एक फैक्ट्री है जिसमें दलिया फैक्ट्री कुपोषित बच्चों के लिए दलिया बनाया जाता है। दलिया फैक्ट्री के कुछ सुरक्षाकर्मी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और उनका सुपरवाइजर इनके द्वारा वहाँ दलिया फैक्ट्री के गोदाम में से कुछ दलिया और उसके दाल के कट्टे उसमें चोरी करके इन्होंने अपने यहाँ रख रहा था। ये जो इसका सुपरवाइजर है इसके द्वारा अपने गार्ड की सहायता से इसको रखवाया जा रहा था, जो कि पुलिस ने इनको ले जाते हुए पकड़ा। बाद में दलिया के कुछ कट्टे दलिया फैक्ट्री के बाहर बाउंड्री से भी बरामद किए, जिनको जब्त कर इनको गिरफ्तार किया गया। इस पर एक प्रकरण FIR दर्ज की गई है। दलिया फैक्ट्री के स्टोर कीपर की तरफ से शिकायत पर FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें जो सुपरवाइजर था और जो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बच्चे के शव के पास बॉर्नफिक्स का पैकेट पाया गया है। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि बच्चे ने बॉर्नफिक्स का नशा किया होगा, जिससे उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना कांकेर जिले के पंखाजोर इलाके की है। यह 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र की एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साहिब का शव स्कूल के पीछे पाया गया था। साहिब मंडल कापसी गाँव के
अपने मामा के घर पर रहकर विवेकानंद स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। बच्चे के शव के पास से पुलिस को बोनफिक्स का पैकेट मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर और घटना की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर ऐसा हुआ कि शहर से लेकर पहाड़ी इलाकों तक जमकर पाला गिरा। अंबिकापुर से लगे खैरबार और मैनपाट में खेत खलिहान, पुआल के ढेर और मैदान में पाला सफेद चादर के समान बिछ गया। बाहर खड़े वाहनों पर बर्फ के समान मोटी परत बिछ गई। वहीं सुबह इस नजारे को देखकर लोग तस्वीर और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया के शेयर करते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड के बीच संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के न्यूनतम तापमान में 24 घंटे के भीतर करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। बलरामपुर जिला मुख्यालय का पारा सबसे कम दर्ज हुआ। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।